हेलो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए रेलवे एग्जाम साइंस क्वेश्चन का 1000 प्लस प्रश्नों का सीरीज। ये हमारा क्लास नंबर फर्स्ट है। इस क्लास में हम देखेंगे लगभग टॉप 20 एमसीक्यू जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को रखा गया, जो कि एग्जाम में आने की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है आपके लिए कि इनमें से कौन सा पदार्थ एक यौगिक यानी कि कंपाउंड नहीं है। आपसे पूछा इनमें से कौन सा पदार्थ जो है कंपाउंड नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो आपको याद रखना चाहिए कि यौगिक बनने के लिए, कंपाउंड होने के लिए इसमें क्या होगा, तो दो या दो से अधिक तत्व जो है अगर मिलता है तो उसे हम कहते हैं यौगिक। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व अगर फिक्स रेशियो में मिलेगा तो हम उसको कहते हैं यौगिक। तो यहाँ देखिएगा, ये लिखा गया हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि यहाँ पे क्या है, H2S है। यहाँ पे देखिए कम से कम कितना है, तो दो प्रकार के यहाँ पे आ गया है यहाँ पे तत्व, तो ये क्या होगा, यौगिक है। और यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये भी क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे दो तत्व आ गया है। और यहाँ पे चौक यानी किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO यहाँ पे 3 होगा। यह भी क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। आपसे पूछा यौगिक नहीं है, तो यहाँ पे जो लेड होता है, ये जो पी भी है लेड, ये क्या है, एक प्रकार का तत्व, ये क्या है, तत्व। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा यौगिक नहीं है, तो यौगिक कौन सा नहीं है, तो ये जो आपका लेड दिख रहा है, यह क्या है, यौगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है नियासिन। आपका जो यहाँ से उत्तर बनेगा सी नंबर सही होगा। और हम विटामिन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो विटामिन ए का जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। और विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन 2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन 3 का नाम है नियासिन। विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का नाम होता है पाइरोडॉक्सिन। और विटामिन B7 का नाम होता है बायोटीन। और अगर बात करेंगे विटामिन B9 का नाम क्या है, तो इसका नाम होता है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरॉल। और विटामिन के का जो नाम होता है वह होता है फिलोक्विनोन। यहाँ से आपको ये सब भी याद रखना है। अगला प्रश्न, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि 4 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। आपसे ये पूछा गया है। तो पहले इसको बनाने का पहले नियम क्या होगा, जो दिया है आप उसको लिखिए। तो यहाँ पे 4 किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान दिया गया m बराबर आपको 4 kg। और दिया गया है यहाँ पे वस्तु का वेग क्या होता है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर होता है। यानी कि प्रारंभिक वेग जो कि 5 मीटर है, यह हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग यानी कि v बराबर होगा यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। और आपसे पूछा कि कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य के लिए हम यहाँ पे, कार्य के लिए जब दो गो वेग दिया गया आपको, तो फॉर्मूला लगाएंगे गतिज ऊर्जा का। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये होता है 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। लेकिन आप यहाँ देखेंगे वेग कितना, यहाँ पे दो गो वेग दिया गया, एक है u और एक है v। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वह होगा 1/2 m, ये v² माइनस u², ये फॉर्मूला होगा जब दो को वेग दिया रहेगा उसके लिए। अब आप इस पे बैठा दीजिए। यहाँ पे होगा 1/2 गुना m का मान क्या है, 4 है। और यहाँ पे v क्या है, तो v है 10, तो 10 का स्क्वायर, माइनस u क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। और यहाँ पे आएगा क्या, तो ये आएगा 2 गुना 10 गुना 10 होता है 100। और 5 गुना 5 25। तो 100 में से 25 को हम अगर घटा दें तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 75। और 75 गुना 2 करेंगे तो आप ये होगा 150। लेकिन आपको यूनिट भी याद रखना होगा। तो यहाँ पे कार्य पूछा गया, तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल। यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर 150 जूल। आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है यहाँ पे क्या आपके लिए, तो यदि दो असमान द्रव्यमान, यानी कि असमान द्रव्यमान दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब एक भारी वस्तु है, एक क्या है, एक हल्का है। बोला गया गतिज ऊर्जा समान हो, गतिज ऊर्जा क्या है, समान हो, तो किसका संवेग अधिक होगा, किसका संवेग अधिक होगा, ये आपसे पूछा गया। तो पहली बात, संवेग को कहते हैं p।
और P बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू भी। ये बात आपको याद रखना है, P बराबर होगा m इंटू भी। लेकिन देखिएगा वस्तु कितना है, तो दो वस्तु है। ए वस्तु के लिए अगर हम बात कर लें तो इसका संवेग क्या होगा, P बराबर एम भी हो जाएगा। और बी नंबर वस्तु के लिए बात करेंगे तो इसका संवेग होगा P बराबर एम भी, इसका भी होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी का मान है, भी दोनों का क्या है, समान है। भी दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी दोनों का समान होगा। अब आपको बताना है कि किसका संवेग अधिक होगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा अपने आप कि अगर भी दोनों का समान है और यहाँ पे P किसका ज़्यादा होगा, तो आपको क्लियर पता चला होगा कि अगर हम मान लें कि A नंबर यहाँ पे जो होगा, इसका जो द्रव्यमान है ये क्या है, इसका द्रव्यमान कम है, यानी कि ये हल्का है। और इसके बारे में बात कर लेंगे तो ये क्या होगा, भारी हो जाएगा। तो आप ही बताएं कि जब भी दोनों का बराबर है यहाँ पे, तो m जब ज़्यादा होगा तभी तो उसका संवेग ज़्यादा होगा। यह तो क्लियर बात है, यानी कि जो भारी वस्तु होगा उसका संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो हल्के द्रव्यमान का या भारी द्रव्यमान का, यानी कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका संवेग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी कि प्रोटियम, प्रोटियम में मौजूद न्यूट्रॉन होते हैं। देखिएगा इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में हम अगर बात कर लें तो समस्थानिक का मतलब होता है क्या है, तो यहाँ पे समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु संख्या जो होगा, परमाणु संख्या होगा समान, लेकिन परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो होगा वह होगा असमान। परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, असमान होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। एक को कहते हैं प्रोटियम, और यहाँ पे एक सेकेंड, एक को कहते हैं प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो प्रोटियम होता है उसमें क्या होगा, एक होता है प्रोटॉन और एक ही यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है यहाँ पे, और इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, 0 होगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पे एक ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम में क्या होगा, प्रोटॉन तो एक ही होगा लेकिन यहाँ पे बात करेंगे इसका तो न्यूट्रॉन का, तो वह क्या होगा, एक हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइटियम में क्या होगा, परमाणु यहाँ पे प्रोटॉन तो एक ही होगा लेकिन यहाँ पे जो बात करेंगे न्यूट्रॉन का वह कितना होगा, तो वह हो जाएगा 2। यानी कि आपको याद रखना है कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्या होता है अंतर। तो पहला में जो होगा प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, दूसरा में 1, तीसरा में क्या होगा, 2 होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो इसमें होता है 0। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ से ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा गया है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक पहुंच जाती है। इस दौरान उसने कितनी दूरी तय की, आपको निकालना है दूरी। पहली बात जो दिया गया है आप उसे लिखें। तो यहाँ पे एक कार 5 सेकंड में, यानी कि यहाँ पे टी यानी कि समय दिया गया है 5 सेकंड, और त्वरण दिया गया है यहाँ पे क्या, तो यह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण दिया गया है। और प्रारंभिक वेग यानी कि u दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और भी दिया गया है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड। और पूछा क्या गया है, उसकी कितना दूरी उसने तय किया, यानी कि विस्थापन, यानी कि s बराबर आपको निकालना है, ये हो जाएगा वाट। हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वह न्यूटन के गति का समीकरण लगाएंगे, जो कि दूसरा गति का समीकरण लगाएंगे, जो कि होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को हम लगाएंगे। एस बराबर हमको निकालना है, यू का मान देखिए क्या है, 5 है, टी क्या है, 5 है, प्लस 1/2 हो जाएगा, गुना त्वरण क्या है, तो 1 है, गुना टी स्क्वायर, तो टी क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 5 गुना 5 तो हो जाएगा 25, प्लस 1/2 गुना 5 गुना 5 यहाँ भी हो जाएगा 25। अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 25, प्लस अगर 25 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो ये एक बार में कटेगा, फिर 2 बार में, फिर 0.5 आएगा। यानी कि अगर हम इसको जोड़ दें तो ये होगा 37.5 मीटर। यही आपका एस निकल करके आया, दूरी निकल करके आया है, जो कि आपका उत्तर यहाँ से होगा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, एक बच्चे के मुंह में
कितने प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक दांत पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि बच्चे के मुंह में जो है प्रीमोलर दांत जो होता है वह कितना होता है? तो 8 होता है, 4 होता है नीचे और 4 होता है ऊपर। अगला प्रश्न आगे है, इनमें से कौन सा यौगिक असंतृप्त प्राकृतिक का है? देखिए आपसे पूछा गया कौन सा यौगिक जो है असंतृप्त प्राकृतिक का है, तो आपको याद रखना है ये जो यौगिक होता है कौन सा यौगिक? तो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होगा वह होता है दो प्रकार का। कितना प्रकार का होगा? तो दो प्रकार का होगा। एक को कहते हैं संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त। अगर हम बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितना होगा? तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एक होगा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम बात करेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका नाम होता है एल्केन। क्या होगा यहाँ पे? एल्केन। यानी कि नाम के अंत में क्या जुड़ा रहेगा? तो एन जुड़ा रहेगा, तो उसको समझेंगे सिंगल बॉन्ड वाला है संतृप्त। लेकिन असंतृप्त की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड वाला जो होता है उसको कहते हैं एल्किन। इसे कहेंगे एल्किन, और इसके नाम के अंत में क्या लगा रहेगा? तो इसके नाम के अंत में लगा रहेगा इन। इसके नाम के अंत में लगा रहेगा इन। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं एल्काइन। इसे कहते हैं एल्काइन, और इसके नाम के जो अंत में लगा रहेगा इसमें लगा रहेगा आइन। ये क्या लगा रहेगा? तो आइन यहाँ पे लगा रहेगा। अब आप हमें बताएंगे यहाँ पे कि आपसे पूछा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त प्रकृति किसका, इसके बारे में बताना। या तो असंतृप्त जब आपसे पूछा है तो नाम के अंत में या तो इन रहेगा या तो आइन रहेगा। अब ऑप्शन को आप देखिए, यहाँ पे क्या है? प्रोपेन। तो लास्ट नाम के अंत में यहाँ पे क्या है? एन है, तो एन क्या होगा? यह तो यह तो हो जाएगा संतृप्त, लेकिन आपसे पूछा नहीं गया संतृप्त। अब देखिए क्लोरोप्रोपेन, नाम के अंत में क्या है? एन, तो ये भी होगा संतृप्त। अब यहाँ पे देखिए प्रोपीन लिखा है, तो नाम के अंत में क्या है? तो इसके अंत में है इन। अब आपको पता चल गया होगा, अगर इसके नाम के अंत में इन आ रहा है इसका मतलब ये एल्किन है। एल्किन यानी कि डबल बॉन्ड वाला है, और डबल बॉन्ड वाला जो होता है वह क्या होगा? तो यह होता है असंतृप्त यौगिक यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसलिए जो आपका उत्तर होगा यहाँ से प्रोपीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आपके लिए रोज ही क्लास लेकर के आएंगे। हम अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो आगे बोला गया है, राइजोबियम जीवाणु पौधे में पोषण यानी कि राइजोबियम जो जीवाणु होता है वह पौधे में पोषण में क्या मुख्य भूमिका निभाता है? यानी पौधा के पोषण में जो है राइजोबियम कौन सा भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है। तो राइजोबियम क्या करता है? यह करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि मिट्टी में जो है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है, जो कि अन्य पौधे के लिए नाइट्रोजन क्या है? बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे जो होगा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, वॉशिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? पहली बात, वॉशिंग सोडा के बारे में आपसे पूछा गया है, तो वॉशिंग सोडा का आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। तो वॉशिंग सोडा का अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे तो यह होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा वॉशिंग सोडा का? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। लेकिन आपसे पूछा है कि किसके निर्माण में किया जाता है, इसे इसे जो वॉशिंग सोडा से किसका निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा यहाँ पे बोरेक्स का निर्माण किया जाता है वॉशिंग सोडा से। अगर बात किया जाए बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होगा तो आपको याद रखना है, यह जो होता है Na2 होता है और B4 होगा O7 इंटू 10H2O, ये फॉर्मूला होता है बोरेक्स का। और बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला है? तो यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न आगे है, जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है तो उसके पीएच को संतुलित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए जब यहाँ पे क्या बोला गया, जब मिट्टी हो जाएगा अम्लीय, तो जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो फसल का उत्पादन क्या होता है? तो कम होता है। तो इसमें हम ऐसा चीज मिट्टी में मिलाते हैं जो कि इसको क्या कर दे? इसको कर दे क्षारीय, या तो क्या कर दे? उदासीन कर दे। क्या कर दे? तो उदासीन कर दे। अगर अम्लीय
गुणवत्ता बढ़ गया है मिट्टी का, तो हम उसमें क्षारीय चीज को मिलाते हैं जो कि उदासीन हो जाए या तो वो क्षारीय हो जाए। तो यहाँ पे अगर बात करें उत्तर का, तो इसका जो उत्तर होगा उसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर सही, कि बिना बुझा हुआ जो चूना होता है जिसको कहते हैं क्विक लाइम, है ना, इसका प्रयोग करते हैं मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न आगे है, एंडोफाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं ऊर्जा बनाती है, विभाजित करती है, अपशिष्ट बाहर निकालती है और बाहरी पदार्थ को निगलती है। आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, तो एंडोफाइटोसिस बोला गया है। तो यहाँ पे देखिएगा एंडोफाइटोसिस यहाँ पे लिखा गया है, एक सेकंड। यहाँ पे है एंडोफाइटोसिस और यहाँ पे है एक्जोफाइटोसिस है। तो एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब क्या हो गया अंदर, और एक्जो का मतलब होता है बाहर। एक्जो का मतलब बाहर। तो एक्जोफाइटोसिस जो होगा उसमें क्या होता है, कोशिका जो है अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। और एंडो का मतलब होता है अंदर, इसका मतलब हो गया कोशिका जो है किसी भी पदार्थ को जब अपने अंदर निगलता है तो उसको कहते हैं एंडोफाइटोसिस है। तो आपका जो यहाँ से उत्तर बनेगा वो क्या पूछा गया था, तो एंडोफाइटोसिस में प्रक्रिया में क्या होता है, तो आपको याद रखना इसमें क्या होगा, तो इसमें बाहरी पदार्थ को कोशिका क्या करती है, तो निगलती है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आगे पूछा गया आपसे कि पौधे में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। देखिए आपसे पूछा गया कि पौधा में जो है कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है यह जो साइटोकाइनिन है वह जो है पौधा में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, साइटोकाइनिन। अगर हम बात करेंगे ऑक्जिन का, तो ऑक्जिन क्या करता है, तो ऑक्जिन का काम है कोशिका वृद्धि करना। क्या काम है ऑक्जिन का, तो इसका काम है कोशिका वृद्धि करना, ऑक्जिन का काम है। अगर हम बात करेंगे जिबरेलिन का क्या काम है, तो जिबरेलिन करता है तने की वृद्धि। आपको याद रखना है कि जिबरेलिन क्या करता है, तो तना का वृद्धि करता है जिबरेलिन। और साइटोकाइनिन के बारे में तो हो ही गया कि यह कोशिका विभाजन करता है। और एबिसिसिक एसिड जो आपको दिख रहा है इसका काम है उल्टा, उल्टा काम का मतलब पौधा की वृद्धि को रोकता है, पौधा की वृद्धि को रोकता है। आपको ये सब बातें भी याद रखना है। अगला प्रश्न आगे है, दिए गए पदार्थों में किसकी प्रतिरोधकता सबसे उच्चतम होती है। ये प्रतिरोधकता या प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखेंगे अगर ये कोई चालक तार है, ये क्या है, ये चालक तार है, और चालक तार से अगर हम विद्युत धारा को यानी करंट आई को प्रवाहित करते हैं, तो इसके बीच में कुछ न कुछ रुकावट पैदा होता है। कहने का मतलब क्या है कि विद्युत धारा को जाने में कुछ न कुछ रुकावट पैदा होता है, और यही रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध। यही रुकावट को क्या कहेंगे, तो प्रतिरोध कहेंगे। यानी कि अगर कोई चालक तार है या कोई भी चालक की वस्तु है, उसमें किसी विद्युत धारा को जाने में अगर रुकावट पैदा होगा तो उसे कहेंगे प्रतिरोध। अगर रुकावट ज़्यादा होगा तो कहेंगे प्रतिरोध ज़्यादा, रुकावट कम होगा तो कहेंगे प्रतिरोध कम। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जो कॉपर है, तो कॉपर का तार भी बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्रतिरोधकता होता है लेकिन कम होता है। नाइक्रोम में भी कम होगा, एवोनाइट में भी कम होता है। लेकिन आप याद रखेंगे यहाँ पे ग्लास दिया गया, ग्लास का मतलब दिया गया है कांच। तो कांच में आप देखेंगे क्या विद्युत धारा पार करता है, तो आपको पता है नहीं, कांच से विद्युत धारा पार नहीं करता है। जब कांच से विद्युत धारा पार नहीं करता है, इसका मतलब क्या होगा कि कांच में जो है प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक है। इसलिए आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लास की प्रतिरोधकता सबसे उच्चतम होती है। अगला प्रश्न आगे है, मनुष्य और जानवरों के शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि मनुष्य और जानवर के शरीर में क्या रहता है, तो ग्लूकोज जो है संग्रहित यानी कि स्टोर रहता है मानव के शरीर में और जानवर के भी शरीर में। तो इसे जो ग्लूकोज स्टोर रहता है वह किस रूप में रहता है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह ग्लाइकोजन सही होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन ही है जिसके ग्लाइकोजन के रूप में ही ग्लूकोज जो है मनुष्य और जानवर के शरीर में स्टोर रहता है। अगला प्रश्न आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गाय के दूध में शर्करा यानी कि शुगर का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो आप याद रखेंगे गाय के दूध में शर्करा का जो प्रतिशत होगा वह होता है 4.5% इसमें शुगर होता है गाय के दूध में। अगला प्रश्न आगे है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22 अणु वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कितने मोल मौजूद होंगे। देखिए यहाँ पे
आपको बोला है कि अणु कितना है, अणु है 1.5 इंटू 10⁻22 अणु वाली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मोल कितना मौजूद होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मोल आपसे जब भी निकालने के लिए कहे मोल, तो मोल के बराबर फॉर्मूला होता है अणु की संख्या, अणु की संख्या बटे होता है यहाँ पे क्या, एवोगाद्रो, एवोगाद्रो संख्या। यहाँ से मोल निकालने के लिए आपको जब भी बोले तो अणु की संख्या बटे एवोगाद्रो संख्या कह देते हैं। यहाँ पे अणु की संख्या क्या दिया गया, तो आपको दिया 1.5 इंटू 10⁻22 बटे, आप एवोगाद्रो संख्या के बारे में भी याद रखेंगे जिसका कि मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यह होता है एवोगाद्रो संख्या का मान। अगर आप इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, इसको घटाएंगे तो आपका जो उत्तर निकल करके आएगा वह आएगा निकल करके 0.025 के लगभग में आएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ से ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे है, इनमें से कौन सी धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है, और चारों आपको ऑप्शन दिया है। देखिए, अगर बात किया जाए यहाँ पे कि तनु अम्ल दिया गया है और कौन सा धातु, तो अगर आप यहाँ पे धातु, यहाँ पे हम कोई ना कोई धातु को लेकर के आएंगे अभी, और प्लस किसका भी क्रिया करवाएंगे, जो कोई भी तनु अम्ल, अगर कोई भी अम्ल होगा, तनु अम्ल होगा, उसमें हाइड्रोजन होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो HCl का हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। यानी कि कोई भी अगर अम्ल होगा तो हाइड्रोजन होगा। अब देखिएगा कि अगर यहाँ से बोला गया है यहाँ पे क्या, कि अगर यहाँ कोई भी धातु आ जाए, यहाँ पे जिंक आ जाए, एल्युमिनियम आ जाए, आयरन आ जाए, कॉपर आ जाए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। लेकिन इसमें सभी जो है धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन धातु जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। तो अभी हम लिख रहे हैं क्रियाशीलता श्रेणी, जो कि होता है यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, आयरन हो जाएगा यहाँ पे, और ये लेड होगा। यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और इसके नीचे होता है कॉपर, और ये होगा पारा। उसके बाद होता है यहाँ पे सिल्वर, और ये होता है Au यानी कि गोल्ड। ये जो हम लिखे हैं यह क्रियाशीलता श्रेणी है। इसका मतलब जो तत्व सबसे अधिक ऊपर स्थित है वह जो है ज्यादा क्रियाशील है, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे करके क्या होगा, क्रियाशीलता इसका क्या होगा, घटेगा। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कौन सा तत्व करेगा। इसके लिए अगर आपको याद रखना है तो कौन सा तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, जो तत्व क्या होगा, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होगा, वही इसको विस्थापित करेगा। अगर इससे कम अभिक्रियाशील होगा तो विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे बात करेंगे जिंक का, तो जिंक देखिए कहाँ है, यहाँ पे है। तो क्या हाइड्रोजन के ऊपर है, तो हाँ वो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो यह जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ये तो नहीं होगा उत्तर। एल्युमिनियम देखिए कहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर है क्या, हाँ हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए यह भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। आयरन देखिएगा यहाँ पे, आयरन कहाँ पे है, तो यहाँ पे Fe, तो आयरन क्या होगा, क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो हाँ कर देगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। लेकिन बात करेंगे कॉपर का यहाँ पे, तो कॉपर देखिए हाइड्रोजन से नीचे है या नहीं, जी हाँ आपको दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे, इसका मतलब क्या होगा, यह हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। अगर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील यह है तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। यही आपसे पूछा था कि कौन सा जो है इनमें से कौन सा तत्व क्या होगा, तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये जो कॉपर होगा वह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। आगे बोला गया है कि सोडियम और एथेनॉल के बीच प्रतिक्रिया होने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए आपसे पूछा गया है कि सोडियम और एथेनॉल के बीच जो है प्रतिक्रिया होने पर, हम यहाँ पे अभिक्रिया ही लिख देते हैं इसका, सोडियम और एथेनॉल यानी कि Na हो गया सोडियम, और एथेनॉल का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यह होता है C2H5OH। ये हो गया सोडियम और ये हो गया एथेनॉल। जब इसका दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होगा, यहाँ पे बनाएगा C2H5ONa, जिसका कि नाम है सोडियम, सोडियम एथोक्साइड,
इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। और क्या होगा यहाँ पे, तो H2 गैस को ये बाहर करेगा। तो आपका क्वेश्चन का उत्तर यहाँ मिल गया है कि अगर सोडियम और एथेनॉल के बीच में अभिक्रिया होता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ से कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। इसलिए जो आपका उत्तर यहाँ पे बनेगा डी नंबर सही बनेगा, हाइड्रोजन गैस। आप हमें बताएं अब कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।